वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा सबको आवाज़ आ रही है मेरी? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द वॉइस? यस, वेरी गुड। लेट्स हैव योर अटेंडेंस फर्स्ट and then we will start the class. खुशी सिंह, प्रेजेंट सर। पूजा पटेल, प्रेजेंट सर। मैत्री पटेल, प्रेजेंट सर। मैत्री शाह, प्रेजेंट सर। विश्वा, बस इतने ही आए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, और कोई है तो बता दो अटेंडेंस वाला। विश्वा बवसर इज ऑल्सो प्रेजेंट है ना, तो ये विश्वा का भी प्रेजेंट कर दो। चलो डन। और कोई रह गया? 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, सब लोग हो गए ना अटेंडेंस में? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। अभी तक हम क्या पढ़ चुके थे, है ना? अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया था? हम वर्क डन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? अब जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा उसमें हम टारगेट कर रहे हैं 6 चैप्टर पूरा कवर करें और 7 चैप्टर का भी कुछ पोर्शन रखेंगे, है ना? अगला जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 6 और 7 चैप्टर हम रखेंगे एग्ज़ाम। सिक्स चैप्टर पूरा अच्छे से कवर करेंगे, उसके बाद हम 7 चैप्टर पे जाएंगे। तो वर्क के बारे में हम बातें कर रहे थे और वर्क डन से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। अगर आपने रिवाइज करे होंगे तो आपको पता होगा, है ना? है ना? वर्क डन से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। लेकिन अभी तक जो भी हम फोर्सेस देख रहे थे, आपने देखा जितने भी फोर्सेस हमने अभी तक देखे, है ना? जितने भी फोर्सेस जिसके द्वारा हम वर्क डन निकालते थे वो सभी के सभी फोर्सेस हमारे कांस्टेंट रहते थे, है ना? जैसे कि हमारे पास एक ब्लॉक था, तो ब्लॉक पे हम फोर्स F लगता था तो ये कांस्टेंट फोर्स होता था, है ना? फिर mg फोर्स लगता था, वो भी एक कांस्टेंट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन लगता था, इट इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट फोर्स। तो अभी तक जितने भी फोर्सेस की हमने बात करी है ये सब के सब कांस्टेंट फोर्सेस की कैटेगरी में आते। दीज ऑल आर कांस्टेंट फोर्सेस। अभी तक हमने कांस्टेंट फोर्सेस की बात करी, लेकिन हर बार आपका फोर्स कांस्टेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं, है ना? हर बार हमारा फोर्स जो है, जैसे ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये हमेशा कांस्टेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आज हम वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे। वेरिएबल का मतलब होता है जो फोर्स वेरी करता है। वेरिएबल फोर्स का मतलब जो फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं है ना? इट मे बी अ फंक्शन ऑफ, वो टाइम के साथ वेरी कर सकता है ना? फोर्स जो है आपका टाइम के साथ वेरी कर सकता है ना? फोर्स जो है आपका पोजीशन के साथ वेरी कर सकता है, पोजीशन के साथ वेरी कर सकता है ना?
डिफरेंट डिफरेंट केसेस पॉसिबल हैं वेरिएबल फोर्स के अंदर, है ना. देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट केसेस पॉसिबल इन दिस कैटेगरी विच इज़ योर वेरिएबल फोर्स, है ना. तो फोर्स हमारा कांस्टेंट हर बार हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. ऐसा हम 100% श्योर नहीं बोल सकते कि हमने जो फोर्स लगाया है कि वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा. वो वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल फोर्स भी हो सकता है. अभी टाइम के साथ अगर हमारा फोर्स वेरी कर रहा है तो टाइम के साथ हमारा फोर्स कैसे वेरी करेगा. फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब है, जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला कि आपका फोर्स जो है इस तरह से दिया हुआ है t² + 2 न्यूटन. ठीक है, ये मैंने आपको सपोज करो फोर्स दे दिया. तो अब ये वेरिएबल कैसे हुआ, जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू चेंज करोगे, जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू को चेंज करोगे इस फंक्शन के अंदर, ये जो फंक्शन आपका फॉर्म हुआ है ये टाइम का फंक्शन है ना. तो टाइम के फंक्शन में जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करोगे, सपोज करो t = 0 सेकेंड्स पे मुझे फोर्स का वैल्यू निकालना, तो 0 सेकेंड्स पे फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 न्यूटन. ठीक है, इस तरह से आप टाइम के साथ फोर्स का वैल्यू चेंज कराओगे. फिर मुझे सपोज करो 1 सेकेंड पे निकालना है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1² + 2. ठीक है, तो 1 सेकेंड पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1² + 2 मतलब 3 न्यूटन. ठीक है, बात समझ आ रही है. 1 सेकेंड पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 न्यूटन. सिमिलरली 2 सेकेंड पे आप पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 + 2 6 न्यूटन. मीन्स हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो रहा है. तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, है ना. इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फोर्स. मीन्स द वैल्यू ऑफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, है ना. इट इज चेंजिंग विद टाइम, इट मे चेंज विद पोजीशन ऑल्सो. पोजीशन के साथ भी हमारा फोर्स का वैल्यू चेंज हो सकता है ना. जैसे सपोज करो हमें फोर्स जो है वो पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है ना. जैसे सपोज करो हमें एक फोर्स दिया है जो कि पोजीशन का फंक्शन है. पोजीशन का फंक्शन लेके देखते हैं. जैसे कि मैंने ले लिया सपोज करो F = x² + 2 न्यूटन. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे जब आप पोजीशन की वैल्यू चेंज करोगे तो आपका फोर्स का वैल्यू चेंज होगा. जैसे कि x = 0 पे आपका फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 न्यूटन. x = 1 पे 3 न्यूटन, x = 2 पे 6 न्यूटन, x = 3 पे 11 न्यूटन, है ना. x = 3 पुट करो इस इक्वेशन के अंदर तो यू विल गेट 11 एज योर फोर्स, है ना. 11 न्यूटन आपका फोर्स आ गया. तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है. x इज़ योर पोजीशन एंड f इज़ योर फोर्स, है ना. तो दिस इज ऑल्सो वेरिएबल फोर्स. इसको भी हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फोर्स. ठीक है, तो फोर्स किसी का भी फंक्शन हो सकता है, किसी भी पैरामीटर का फंक्शन हो सकता है ना. किसी भी पैरामीटर का आपको फंक्शन दिया हो सकता है. तो हमारा जो वर्क डन का डेफिनेशन है, अभी तक हम क्या पढ़ते थे, वर्क डन इज डिफाइंड एज F.S. वर्क डन इज डिफाइंड एज F.S. ये वाला डेफिनेशन हम यूज़ करते थे. ये हम तब यूज़ करते थे जब हमारा फोर्स क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था. हमारा फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम वर्क डन का ये वाला डेफिनेशन यूज़ करते थे, है ना. लेकिन अब हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है. हमारा जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स. फोर्स इज़ नॉट अ कांस्टेंट फोर्स. फोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ x और इट मे बी अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो सपोज करो हमारा फोर्स जो है हम मान के चलते हैं फंक्शन ऑफ x, कुछ भी हो सकता है वैसे, लेकिन हम एज्यूम करते हैं लेट्स से फोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ F विच इज़ योर फोर्स विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है, तो अब जब हमारा फोर्स वेरिएबल है ना, पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है, पोजीशन के साथ जब हमारा फोर्स चेंज करता है तो हम पहले छोटा सा वर्क डन निकालते. इसके द्वारा छोटा सा वर्क डन कितना हो जाए,
छोटा सा वर्कडन जो होगा वो होगा फोर्स इंटू डी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये डी एक्स क्या है? ये डी एक्स आपका छोटा सा चेंज इन पोजिशन है ना, ये आपका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, है ना, आप ऐसे लिखते हो ना, चेंज इन पोजीशन को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। जब भी मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको लिखता हूँ x2 माइनस x1, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लेकिन अब ये x हमारा बहुत छोटा है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। इफ दिस डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, आई कैन राइट दिस डिफरेंस एज ए dx, ठीक है। अगर ये डिफरेंस बहुत छोटा हो जाता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, dx के बराबर लिख सकता हूँ, है ना। तो ये मेरा छोटा सा वर्कडन है। छोटा सा वर्कडन मैं क्यों निकालता हूँ, उसके पीछे का रीज़न है ना। छोटा सा वर्कडन हम क्यों निकालते हैं, उसके पीछे का रीज़न है। जैसे कि सपोज करो मेरे पास ये मेरा फोर्स है और ये मेरा पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। ये मेरी एक्स एक्सिस पे पोजीशन है और वाई एक्सिस पे मैंने फोर्स शो किया है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। सपोज मेरा फोर्स इस तरह से कुछ वेरी कर रहा है पोजीशन के साथ, है ना। पोजीशन के साथ मेरा फोर्स कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। अगर हम ऊपर वाला एग्जाम्पल ले तो हम वो भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल लूँ, जो मैंने आपको ऊपर अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि फोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, जहाँ पे हमने फोर्स का इक्वेशन लिया था x² + 2। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करूँ, जैसे x = 0 पे फोर्स का वैल्यू 2 है, इफ़ आई प्लॉट दिस ऑन कर्व, आई विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। x = 0 पे फोर्स का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो मैं इसको पॉइंट्स को प्लॉट करूँगा। देखो x = 0 पे फोर्स का वैल्यू कितना है, 2 न्यूटन, ठीक है। तो ये मेरे को एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये तो मेरा रेफरेंस पॉइंट, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया। फिर मेरा इक्वेशन क्या था फोर्स का इक्वेशन था मेरा x² + 2। अब x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करो। x की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो फोर्स का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 न्यूटन। तो 1 पे हमें क्या मिल जाएगा, 3 न्यूटन। तो यू विल गेट दिस पॉइंट, ठीक है। इस तरह का हमें कुछ कर्व मिलेगा। फिर x की वैल्यू 2 रखो तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 2 = 6। तो 2 पे रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 5 6, है ना। इधर कहीं मिल जाएगा हमें। 2 पे हमारा कर्व इस तरह से कुछ होगा, है ना। ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है। 2 पे हमें क्या वैल्यू मिल गई, 6 मिल गई। फिर 3 वैल्यू पुट करो तो 3 3 = 9 + 2 = 11। तो 3 जब आप पुट करोगे तो 7 8 9 11, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको कई पॉइंट मिलेगा। बात समझ आ रही है? फोर्स जो है आपका पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जब मैं इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगा तो मुझे ऐसा कुछ कर्व मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो मेरा फोर्स है, दिस फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो अब इसके लिए मुझे वर्क डन निकालना है। इस टाइप के फोर्स के लिए अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मुझे पता है कि अगर मैं एक छोटा सा dx का एलिमेंट लूँ, मतलब अगर छोटी सी मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लूँ। अब वर्क डन होता क्या है, जब भी हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं F × x, है ना, तो उसका मतलब होता है इस कर्व के अंडर का एरिया, है ना। वर्क डन इज डिफाइंड एज द एरिया अंडर दिस कर्व, है ना। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। वो चीज़ आपको अभी समझ आएगी। सपोज करो मैंने क्या किया, एक छोटी सी यहाँ पे स्ट्रिप ले ली। देखो बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज करो एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, ठीक है। अब इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए अगर मैं देखूं तो मेरा फोर्स कांस्टेंट, है ना। इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए आपके फोर्स में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। देखो
सपोज करो यहाँ पे आपका फोर्स था 2.9 न्यूटन और यहाँ पे आपका फोर्स हो गया 3.1 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, 2.9 से 3.1 न्यूटन, बहुत ही माइनर चेंज है। तो मैं इस छोटे से चेंज को इसका एवरेज लेके 3 न्यूटन कंसिडर कर सकता हूँ, है ना। अगर मेरे को इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है, इस छोटी सी स्ट्रिप का मुझे एरिया निकालना है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू में भी ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है, 0.9 मीटर्स, जो भी मतलब मीटर्स है सेंटीमीटर है, और इस पॉइंट पे आपका x का वैल्यू कितना है, 1.01। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो यू विल गेट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी जिसको मैं बोलूँगा dx, ठीक है। इस स्ट्रिप की थिकनेस को हम बहुत ही कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये छोटा सा जो डिफरेंस होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू dx, ठीक है। अब ये छोटा सा जो फोर्स में डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ पे फोर्स क्योंकि वेरिएबल है इसलिए हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसके लिए हमारा फोर्स का वैल्यू हम एवरेज करके निकाल देंगे। मतलब इस 3.1 और 2.1 का जब मैं एवरेज लूँगा तो मुझे 3 न्यूटन मिलेगा, ठीक है। मुझे कितना मिलेगा, 3 न्यूटन मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज माई एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है, विच इज अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। अभी ये डिफरेंस जो है मेरा डेल्टा एक्स है। अभी dx मैं dx नाम तब दूंगा जब ये डिफरेंस बहुत ही छोटा हो जाएगा। अब ये डिफरेंस को मैं क्या बोलूँगा, मैंने दो तरह के आपको डिफरेंस पढ़ाए थे अगर आपको याद हो तो। अभी डिफरेंस आपका डेल्टा एक्स, ठीक है, और ये फोर्स कैसा है आपका एवरेज फोर्स। लेकिन अगर मैं इस डिफरेंस को और छोटा कर दूं, मतलब ये स्ट्रिप की थिकनेस को और छोटा कर दूं, मतलब इतना छोटा कर दूं और इसको रिड्यूस कर दूं, सिर्फ इतनी सी स्ट्रिप लो, अब जो इसकी थिकनेस होगी वो dx के बराबर होगी। तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस में फ़र्क है ना। ये आपका फाइनाइट डिफरेंस, मैंने दो तरह के डिफरेंस पढ़ाए थे, और ये इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, ठीक है। दिस डिफरेंस इज इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। क्या आप बात को समझ पा रहे हो? मैं जो बात कर रहा हूँ आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि मैं दो तरह के डिफरेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक तो वो डिफरेंस होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है, और दूसरा वो डिफरेंस होता है जो बहुत ही छोटा होता है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा है? जैसे कि मैं आपको बोलूँ डेल्टा एक्स और डी एक्स में पहले तो डिफरेंस हमें पता चलना चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस। जैसे कि मैं आपको बोलूँ आप 2 माइनस 1.9 करो तो आपको क्या मिलेगा, 0.1। दिस विल बी योर डेल्टा एक्स, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 2 माइनस 1.999999 करो तो आपको क्या मिलेगा, 0.0001, है ना। ये आपका dx, दिस इज योर डेल्टा एक्स एंड दिस इज योर dx। इन दोनों में ये फ़र्क है। मतलब जब मैं इस स्ट्रिप की थिकनेस बहुत ही छोटी कर दूँ, इस स्ट्रिप का जो थिकनेस है, इस स्ट्रिप का थिकनेस इतना छोटा कर दूँ कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली इसको हम मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं, पहले हम डेल्टा एक्स मान के वर्क डन निकालते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ f इंटू डेल्टा एक्स, दिस विल बी योर वर्क डन, ठीक है। लेकिन जब आप इस पर लिमिट लगाओगे, है ना, अब मैं इसको समेशन करूँ और इस पर लिमिट लगाऊँ। समेशन का मतलब मुझे सारे स्ट्रिप्स को ऐड करना है। समेशन का मतलब क्या होता है कि मुझे जितने भी एरियाज़ हैं, स्ट्रिप के जितने भी एरियाज़ हैं उन सबको ऐड करना है। उन सबको क्या करना है, ऐड करना है। इसके अंदर जितने भी आपके स्ट्रिप्स बन रहे हैं वो सबके एरियाज़ को मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका सम करेंगे। तो मैथमेटिक्स में इसको समेशन को इस तरह से लिखा जाता है। अब इसकी जो मैथमेटिक्स होती है वो इस तरीके की होती है कि जब हमें
वर्क डन निकालना होता है ना, तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ एफ इंटू डेल्टा एक्स है ना। एफ इंटू डेल्टा एक्स का मतलब है कि हम जितने भी स्ट्रिप्स हैं सबका एरिया को ऐड कर रहे हैं। अब अगर मैं इस पर लिमिट लगा दूं कि डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो डेल्टा एक्स है बहुत छोटा है। इफ माई डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, then I can replace this delta x as a dx. I can replace this summation as integration. बात समझ आ रही? ठीक है, तो यहां से हमारे वर्क डन को एक नई डेफिनेशन मिल जाती है, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, यहां से हमारे वर्क डन को एक नया डेफिनेशन मिल जाता है, which is integration of f dot dx. f dot dx. Limits क्या रखोगे? From initial position to final position. From initial position to final position. If you integrate this, then you will get the total work done by this variable force. Here the force is variable. Here the force is variable. अब यहां से मैं आपको पुराना वाला केस भी डिराइव करके बता सकता हूं। देखो, यहां से मैं आपको पुराना वाला केस भी डिराइव करके बता सकता हूं। अगर सपोज करो हमारा फोर्स कांस्टेंट हो जाए, है ना, इफ सपोज एफ इज कांस्टेंट, इफ सपोज योर फोर्स इज कांस्टेंट, इफ इट विल बी अ कांस्टेंट फोर्स, देन इट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन किसका होगा? सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा, फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल। और आपको वही डेफिनेशन मिल जाएगी जो हमें पहले मिलती थी। देखो, dx को इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट x, मीन्स इफ यू पुट द वैल्यू यू विल गेट x फाइनल माइनस x इनिशियल। इसी को हम बोलते हैं डेल्टा x। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं वर्क डन। दिस इज द वर्क डन बाय वर्क डन बाय अ फोर्स व्हेन योर फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, जब भी हम कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालते हैं, ये डेल्टा एक्स क्या होता है? ये डेल्टा एक्स ही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। डेल्टा एक्स को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। सो यू कैन राइट हियर एफ एस, वेयर एस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, एफ इंटू एस या एफ डॉट एस। लेकिन अब आपको ये वाली डेफिनेशन मैं पढ़ा रहा हूँ वर्क डन की, जो कि किसी भी टाइप के फोर्स पे वैलिड। चाहे आपका फोर्स वेरिएबल हो तो भी आप ये डेफिनेशन यूज करोगे, चाहे आपका फोर्स कांस्टेंट हो तो भी हम इस डेफिनेशन से इस डेफिनेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है वर्क डन का। This is the general form, or you can say general equation to calculate the work done. ठीक है, to calculate work done. क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? This is the general equation to calculate the work done. All of you are getting this? यस बेटा, सबको समझ आ रहा है? बेटा, आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? वेरी गुड। ठीक है, अब जो हमारा फोर्स है बेटा वो वेरिएबल भी हो सकता है ना, तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन हम इस तरीके से निकालेंगे। इसका मैं एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कैसे वर्क डन हम निकालेंगे। सपोज मैंने आपको फोर्स का वैल्यू दे दिया, F इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है,
and you have to find the work done when your initial position is 3 meters and final position is 6 meters. ठीक है, you have to calculate the work done by this variable force which is a function of x. ठीक है, here your force is a function of x from initial position to final position. ठीक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में इस फोर्स का वर्क डन कितना होगा ये हमको निकालना है. तो अब देखो हम डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करेंगे. ठीक है, हाउ कैन वी अप्लाई दिस डेफिनेशन. वी विल सिंपली अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन which is integration of f which is a function of x into dx from initial position to final position. ठीक है, अब मैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली पुट करूँगा. इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 into dx. Initial position is 3, final position is 6. Now you have to integrate this term within this limits, है ना. अब इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए. इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया, तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है तो इसको फिर से आप रिवाइज करोगे, है ना. नोट सबके पास है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे. देखो तो ये क्या हो जाएगा. देखो 3x स्क्वायर dx, है ना, इंटीग्रेशन 3 to 6. अब मैं तीनों को अलग अलग कर रहा हूँ, तीनों टर्म्स को. प्लस 2x dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 6 प्लस 5 into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 6. तीनों की लिमिट सेम है. अब देखो 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी से बताओ. अब इंटीग्रेशन आपको बताना. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन याद करो. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन dx क्या होता था. एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. कुछ याद आ रहा है या भूल गए हो. कुछ याद आ रहा है. इंटीग्रेशन काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं हमने. हाँ वेरी गुड. एक्स की पावर 3 अपॉन 3. यस, पूजा पटेल, मैत्री पटेल, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है. इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका. मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ, नेक्स्ट फिर आप करोगे. ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. दिस विल बी एक्स की पावर 3 अपॉन 3 विद इन द लिमिट्स फ्रॉम 3 to 6 प्लस. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 1. 2 इज अ कांस्टेंट विच विल कम आउट ऑफ इंटीग्रल साइन. अगेन एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा. एक्स की पावर 2 अपॉन 2 विद इन द लिमिट्स फ्रॉम 3 to 6 प्लस 5 is a constant. Again it will come out of integral sign. dx integration of dx is x within the limits from 3 to 6. अब लिमिट पुट करना भी आपको मैंने सिखाया था. हाउ टू पुट दिस लिमिट्स. बताओ पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे. हाउ टू सब्सटीट्यूट द लिमिट्स. हाँ पहले कौन सी लिमिट पुट करूंगा. पहले 3 पुट करूंगा कि पहले 6 पुट करूंगा. पहले कौन सी लिमिट पुट करूंगा. 6 पुट करूंगा. वेरी गुड. पहले आप हमेशा अपर लिमिट पुट करोगे इस इक्वेशन में. देखो 3 कांस्टेंट है, ये तो कैंसिल हो जाएगा. 2 कांस्टेंट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो अब हमारे पास कौन सा टर्म बच रहा है. सिर्फ एक्स क्यूब, है ना. यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब बच रहा है. तो पहले मैं 6 पुट करूंगा फाइनल वैल्यू, है ना. ऑलवेज पुट फाइनल वैल्यू फर्स्ट. सो यू विल गेट 6 क्यूब. देन पुट इनिशियल वैल्यू -3 क्यूब. सिमिलरली इसमें भी करेंगे. प्लस 6 स्क्वायर. पहले फाइनल वैल्यू पुट करोगे -3 स्क्वायर. देन इनिशियल वैल्यू, फिर फाइनल वैल्यू. यहाँ पे कांस्टेंट भी है 5 इंटू फाइनल वैल्यू इज 6
minus initial value is 3. Now you will solve this. ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर वर्क डन. ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है. 6 का क्यूब है 216 माइनस 27 प्लस 36 माइनस 9 प्लस 5 इंटू 3 15 है ना. इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ रहा है. जो भी आपका आंसर होगा दैट विल बी योर वर्क डन. समझ आया सबको किस तरह से करना है ना. 6 आ रहा है, 6 इसको सॉल्व करके 6 आ रहा है आंसर. नहीं 6 थोड़ी आएगा, ज़्यादा आएगा. सॉल्व करके देखो है ना, सॉल्व करके देखो. इसका आंसर जो भी आएगा दैट विल बी योर वर्क डन. ठीक है, तो जब भी हमें वेरिएबल फोर्स दिया होगा, हाँ, जब भी हमको वेरिएबल फोर्स दिया होगा तो हम इस तरीके से वर्क डन फाइंड करेंगे, है ना. दिस इज द मेथडोलॉजी विच वी विल फॉलो टू फाइंड द वर्क डन. ठीक है, अब सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए. अब सपोज करो हमें जो फोर्स का वैल्यू है ये वेक्टर फॉर्म में दे दिया है. अब हम क्या करेंगे, कई बार हमें फोर्स का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में भी दिया होता है. वेक्टर फॉर्म में कई बार हमें फोर्स का वैल्यू दिया होता है, जैसे कि फोर्स वेरिएबल ही है आपका लेकिन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना. हाँ, फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में दे दिया है. जैसे सपोज करो मैंने आपको फोर्स का वैल्यू दिया, लेट्स से फोर्स इज एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप. अब देखो यहाँ भी वेक्टर्स आ गया. मैंने आपको बोला था वेक्टर्स जो है वो किसी भी चैप्टर में आ सकता है, क्योंकि वेक्टर्स इतना इम्पोर्टेंट है. हर चैप्टर में वो कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन होता ही होता है. ठीक है, तो जैसे फोर्स का वैल्यू सपोज करो हमें वेक्टर फॉर्म में दे दिया है ना, और मैंने आपको बोला कि इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में हमने किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस किया. ये हमारा छोटा सा पार्टिकल है, इसको हमने डिस्प्लेस किया इस फोर्स से, है ना. ये फोर्स हमने अप्लाई किया विच इज़ अ वेरिएबल फोर्स. और अगर ध्यान से देखो कि तो ये फोर्स 2D फोर्स भी है ना, वेरिएबल भी है, प्लस इट इज़ ऑल्सो अ 2 डायमेंशनल फोर्स, है ना. एक्स एक्सिस में भी लग रहा है और वाई एक्सिस में भी लग रहा है, इस तरह का कुछ फोर्स. और सपोज करो मैंने उस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया फ्रॉम द पोजीशन A टू B, और A का पोजीशन आपको पता है विच इज़ 1,2, और B का पोजीशन भी आपको पता है विच इज़ 0,1. सपोज करो मैंने इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ पे डिस्प्लेस किया, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, है ना. इस प्रोसेस में आपका जो वर्क डन है वो कितना होगा. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सबको पता है कि फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स है, तो वी विल यूज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल फोर्स, है ना, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स. ठीक है, एफ डॉट डी एक्स हम तब लिखते थे जब हमारा फोर्स 1 डायमेंशन में लगता था. अभी हमारा फोर्स 2 डायमेंशंस में लग रहा है. एफ डॉट डी एक्स हम कब लिखते थे, जब हमारा फोर्स 1 डायमेंशन में लगता था. अब आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर वेरिएबल फोर्स एंड 1 डायमेंशन and 1D motion. This equation is used for variable force as well as 1D motion. जो 1D motion और वेरिएबल फोर्स होगा तो हम ये इक्वेशन यूज करते थे. अभी पिछले एग्जांपल में हमने ये यूज किया. नाउ वी हैव अ 2D फोर्स, है ना. तो 2D फोर्स है तो हम यहाँ पे dx नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dr लिखेंगे. वी विल राइट हियर dr. क्यों dr लिखेंगे अभी आपको बताता हूँ. जैसे कि वी विल राइट हियर dr. ठीक है, for 2D motion we will replace this dx
by dr, and our new definition of force will be F dot dr integration from r initial to r final, r initial to r final. ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने dx को चेंज क्यों किया dr से, क्योंकि r जो मेरा वेक्टर है, ठीक है, मैंने आपको वेक्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि अगर हमारे पास कोई 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो उसके 2 कंपोनेंट्स पॉसिबल है ना. अगर कोई 2 डायमेंशनल वेक्टर है मेरे पास, उसके 2 कंपोनेंट्स पॉसिबल है, एक तो x एक्सिस के अलोंग और दूसरा y एक्सिस के अलोंग. ठीक है, अगर हमारे पास कोई 2D वेक्टर है ना, सपोज करो r वेक्टर इज x i कैप प्लस y j कैप. ठीक है, तो हमारा dr क्या हो जाएगा, dr वेक्टर विल बी dx i कैप प्लस dy j कैप. बात समझ आ रही है. पहले हम क्या करते थे, 1D मोशन में वर्क डन निकालते थे. तो 1D मोशन में, अगर मैं 1D मोशन की बात करूं तो 1D मोशन में हम क्या लिखते थे, f डॉट डी एक्स. हाँ, क्योंकि f किसका फंक्शन होता था, x का फंक्शन होता था. f इज अ फंक्शन ऑफ x. लेकिन यहाँ पे f जो है वो x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन. अगर आप फोर्स का इक्वेशन ध्यान से देखो तो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ, है ना. इट इज अ 2 डायमेंशनल फोर्स, और यू कैन से 2D मोशन हो रहा है यहाँ पे, x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन. तो इसलिए हमने इसके डेफिनेशन में इसको रिप्लेस कर दिया dr से. क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो. बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. वो उनको याद कर लेते हैं. बेटा याद नहीं करना है, हर चीज़ को आप रिलेट करते हुए चलोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा. आपको खाली मैथमेटिक्स का रूल याद रखना है कि हमें डिफरेंशिएशन में क्या रूल फॉलो करना है, इंटीग्रेशन में क्या रूल फॉलो करना है. दैट ओनली यू हैव टू रिमेंबर. बाकी अगर आप वेक्टर्स को अच्छे से लिंक करोगे, कनेक्ट करोगे, तो वर्क एनर्जी पावर आपके लिए बहुत सिंपल टॉप. ठीक है, थोड़ा सा वेक्टर्स का कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी लगेगा. देखो ये सब आपके मैथमेटिकल टूल्स हैं. तो मैथमेटिकल टूल्स आपको हमेशा आने चाहिए. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, ये सब आपको हमेशा आने चाहिए. इनको हम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे हमारी फिज़िक्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, जितना ज़्यादा हमारे टूल्स स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ज़्यादा हमारी फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो, है ना. वेरी गुड. देखो कई बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया. क्या ये तो पुराना आंसर दिया है. अच्छा, पुराने वाले क्वेश्चन का 231 आंसर है. वेरी गुड. तो अभी जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा dr वेक्टर हमें पता है और हमें f वेक्टर भी पता है. f वेक्टर इज योर x i कैप प्लस y j कैप. अब मैं वर्क डन को देखो कैसे डिफाइन करूंगा. अब बड़े ध्यान से देखना होगा. अब वर्क डन में कैसे निकालूं. सो वर्क डन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है. फॉर अ 2D फोर्स I have defined work done like this, which is F dot dr integration from r initial to r final. तो F dot dr करना है, मतलब मुझे ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराना है. तो पहले इन दो वेक्टर्स को आप लिख दो, x i कैप प्लस y j कैप डॉट dx i कैप प्लस डी वाई जे कैप. ठीक है, मैंने दोनों वेक्टर्स को यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कराना तो आप लोग जानते हो. तो जल्दी से मेरे को इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करके बताओ क्या आंसर आएगा. खाली आपको डॉट प्रोडक्ट करना है ये दोनों वेक्टर्स का. डॉट प्रोडक्ट में हम कैसे करते हैं ये आपको पता है. ये दोनों वेक्टर्स का अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे. यस, डॉट प्रोडक्ट कैसे करवाते हैं. इस पे तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर दो वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट कराना है तो ये हमें बहुत अच्छे से आता है ऑलरेडी. तो जल्दी से बताओ मेरे को इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा.
मैं इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करूँगा? यस इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे आप? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। देखो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था ना, हम आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, याद करो। डॉट प्रोडक्ट में आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करेंगे। याद है कि भूल गए? हाँ, एक्स स्क्वायर नहीं होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पूजा इज सेइंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थोड़ी होगा। एक्स एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट एक्स डी एक्स। ठीक है, वाई को किससे मल्टीप्लाई करोगे? डी वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, वाई को डी वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट वाई डी वाई। साथ में बाहर इंटीग्रेशन का साइन भी लगा हुआ है, इसको हमें नहीं भूलना, विच इज आर इनिशियल टू आर फाइनल। ठीक है, वो इंटीग्रेशन का साइन भी लगा हुआ है, आर इनिशियल टू आर फाइनल पूरे टर्म पे लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट करवाया, उसके बाद अब मुझे इंटीग्रेट करना है इसको। नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट दिस विद इन द लिमिट्स। तो लिमिट्स मुझे क्या दी हुई है वो भी आप ध्यान से देखते हुए चलोगे। एक्स की लिमिट्स आपको दी हुई है और वाई की लिमिट्स भी आपको दी हुई है। देखो मुझे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कि मुझे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं? 1,2। बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0,1। मीन्स अगर मैं बात करूँ, आपका एक्स इनिशियल ये होगा, ये आपका एक्स फाइनल, ये आपका वाई इनिशियल और ये आपका वाई फाइनल। अब हम दोनों कोऑर्डिनेट्स में डील करेंगे, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो दोनों को ओपन कर लो, एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करो, और एक्स की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1। एक्स की फाइनल वैल्यू कितनी है? 0। सिमिलरली वाई डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे, y की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 2, तो आई विल पुट हियर 2, एंड y की फाइनल वैल्यू कितनी है? 1, तो आई विल पुट हियर 1। ठीक है, नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? अगेन यू हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, x का पावर कितना है यहाँ पे? 1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विद इन द लिमिट्स फ्रॉम 1 to 0 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 विद इन द लिमिट्स फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा? अब पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे तो यू विल गेट 0 minus 1/2, then you will put the lower limit, तो you will get 0 minus 1/2। सिमिलरली यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो you will get 1/2 and you will put lower limit minus 4/2। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, so you will get net work done is minus 4/2 which is minus 2 joules। so यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। कोई बात नहीं, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, है ना। वर्क डन हमें पता है ना, नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो वर्क डन कैन बी नेगेटिव, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी 0। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन आपका 0 भी हो सकता है। तो नेगेटिव वर्क डन आ जाए तो उसमें कोई डरने की बात नहीं।
क्या आपको मेरी बात समझ आई यहाँ तक? हमने आज देखो क्या क्या टॉपिक्स पे बात करी। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया, अब इसको कंक्लूड करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है? आज हमने क्या पढ़ा, पहले हम इसको कंक्लूड करते हैं। अब कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है? आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, अब आपका कंक्लूजन मैं कर रहा हूँ इधर। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि किसी भी वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन होता है ना, वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन होता है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है फोर्स के साथ, या तो आपका फोर्स वेरिएबल होगा या तो आपका फोर्स कांस्टेंट होगा, ठीक है? अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो हम वर्क डन सिंपली जैसे डिफाइन कर देते, विच इज एफ डॉट एस। ये हमारा डेफिनेशन था वर्क डन, ठीक है? अब आपका फोर्स अगर वेरिएबल है तो इसमें हमने दो केसेस देखे। वेरिएबल में या तो 1D होगा फोर्स या तो 2D होगा। अगर 1D होगा तो हमने फोर्स का डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन किया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। अगर हमारा फोर्स 2D होगा तो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, यहाँ डी एक्स नहीं आएगा, डी आर आ जाएगा। है तो वेक्टर, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल, ठीक है? तो हमारा फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, हमारा फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल में 1D भी हो सकता है, वेरिएबल में 2D भी हो सकता है, ठीक है? और कांस्टेंट फोर्स के एग्जांपल्स अगर आपको लिखने हैं तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। कांस्टेंट फोर्स में हमने कौन कौन से फोर्स देखे थे, आई विल राइट हियर। कांस्टेंट फोर्स में मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन बताया था, उसका भी वर्क डन हम कैलकुलेट किया था। हमने mg का वर्क डन कैलकुलेट किया था। इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स जो कि कांस्टेंट फोर्स है, जैसे कि 5 न्यूटन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स 1D में आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे कि आपका फोर्स का वैल्यू हो गया 3x + 2 न्यूटन, तो ये वेरिएबल 1D में हो गया। अगर वेरिएबल फोर्स आपको 2D में एग्जांपल लिखना है तो वही एग्जांपल लिख सकते हो जो मैंने आपको अभी भी बताया कि F वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। दिस इज द वेरिएबल फोर्स इन 2 डायमेंशन, दिस इज द वेरिएबल फोर्स इन 1 डायमेंशन, दिस इज द कांस्टेंट फोर्स। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हमारा वर्क डन का डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशन है वो वही रहेगा। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो हर केस में हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने डॉट प्रोडक्ट किया, यहाँ पे भी हमने डॉट प्रोडक्ट किया, यहाँ पे भी हमने डॉट प्रोडक्ट किया। तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, दैट इज़ द डॉट प्रोडक्ट। एंड डॉट प्रोडक्ट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। तो मेरे ख्याल से अभी तक हमने आज की क्लास का जो भी डिस्कशन किया है वो अगर आप चाहो तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ये मैंने आपको तरीका बताया शॉर्ट नोट्स बनाने को। आप अपनी कॉपी में जो शॉर्ट नोट्स लिखते हो तो शॉर्ट नोट्स आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाओ, उसको इस तरह से कनेक्ट करो, है ना? दिस इज़ द वे यू हैव टू मेक द शॉर्ट नोट्स, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। और अगर आप चाहो तो इसी के अंदर जो मैंने एग्जांपल्स आपको क्लास में करवाए हैं यहाँ पे वो प्रॉब्लम लिख सकते हो। यहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम करवाया आपको उसको भी यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो। सिमिलरली कांस्टेंट फोर्स के जो मैंने एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाए हैं वो आप यहाँ वाले सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हो। तो इस तरह से आप ऐसे 3 अलग अलग सेक्शंस फ्रेम कर सकते हो जिसमें आप अपने नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? तो पढ़ाई के साथ साथ आपको नोट्स कैसे फॉर्म करने उसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप अपने नोट्स बनाओ। बात समझ आ रही है सबको? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? किस तरह से आपको पढ़ाई करना है बेटा? इस तरह से नोट्स बनाते जाओ,
जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा आगे वाली क्लास में। जब आप 12th क्लास में आओगे तो ये सारा 11th में जो आप पढ़ रहे हो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। 12th क्लास में जब आप जाओगे तो 11th का कंसेप्ट आपके ये सारे वहाँ पे फिर से काम आएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से और इसको संभाल के रखना अपने पास। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स बना के उसको अपने पास संभाल के रखो। अभी अटेंडेंस किस किस का रह गया था जल्दी से बताओ। हाँ, अटेंडेंस में कौन कौन रह गया था? अटेंडेंस किन बच्चों का रह गया था? कोई नया आया था ना क्लास में? प्रियांशी चौधरी, है ना। और किसका रह गया था? प्रियांशी का अटेंडेंस था, और भी कोई आया था? ठीक है, प्रियांशी का अटेंडेंस हो गया। और कौन था? हाँ, स्वास्तिक का भी अटेंडेंस था ना, स्वास्तिक का भी। हाँ, रिकॉर्डिंग का बेटा मैं कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा आपसे रोज़ भेजूँ आपको, है ना। रिकॉर्डिंग आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको डेली रिकॉर्डिंग भेजूँ, और नहीं तो मैं कल सैटरडे को सारी रिकॉर्डिंग एक साथ अपलोड कर दूँगा, ठीक है। कल सैटरडे है ना, तो सैटरडे को कल मैं जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है सारी अपलोड कर दूँगा एक साथ, ठीक है। ऐसा कर लेंगे। चलो, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना।